हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन कई दिनों में मिले हैं, तो आज एक महत्वपूर्ण सेशन लेंगे बीएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिक्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिट फर्स्ट से। अपन इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली के डेली हम इस पर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉर्नर पर अपलोड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हर एक जो कोऑर्डिनेट है उसको अगर रिप्रेजेंट करें, हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा, हर एक पार्टिकल को अपन इस ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये पी पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दूं। ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये वाला अपने पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब इस पी पॉइंट पे अगर कोई भी एक पार्टिकल रखा गया है, एक पार्टिकल आपके पास रखा गया है, तो वो कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वाई जेड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास क्या हो गई, एक तरीके की फ्रेम हो गई। तो इस पे क्या कर रहा है, ये पार्टिकल डिपेंड कर रहा है। अब मोशन अगर देखेंगे तो इसकी जो मोशन देखेंगे, पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करेंगे, तो इसकी मोशन को अपन इस फ्रेम में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस फ्रेम में इसकी मोशन को कंसीडर करेंगे, चाहे वो आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट देखना हो, इसका डिस्प्लेसमेंट देखना हो, चाहे इसकी वेलोसिटी देख ली हो अपन को, ठीक है, चाहे अपन को इसका एक्सीलेशन देखना हो, चाहे इससे रिलेटेड अपन को कोई भी तरीके का फोर्स देखना हो। ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस फ्रेम में ही अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो इस फ्रेम में अगर वेलोसिटी देखनी, डिस्प्लेसमेंट देखना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम की रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंजमेंट। पहले पार्टिकल यहाँ पर था S1 पॉइंट पर, और पार्टिकल बाद में क्या कहाँ पर पहुँच गया, S2 पॉइंट पे, और दो यहाँ से S1 से S2 चलने पर कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं S1 से S2 चलने पर। इससे रिलेटेड अगर चेंज वेलोसिटी में चेंज देखें तो ds/dt कर सकते हैं, और एक्सीलेशन देखना हो तो डबल डेरिवेटिव करेंगे किसका, d²s/dt² का। मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य कर रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कौन काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन व्याख्या करें तो अपन कितनी पोजीशन में समय के साथ कितनी पोजीशन चेंज हुई है, वो पोजीशन अपन देख सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी की बात करें तो ds/dt करेंगे, यानी s यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एक्सीलेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, s यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ही आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सीलेशन a हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाएगी। और फोर्स को कैसे लिखते हैं अपन, फोर्स को अपन लिखते हैं F बराबर m। ठीक है, फोर्स को क्या लिखेंगे, F बराबर m। ठीक है, और अगर मोमेंटम को देखें, अगर इसमें मोमेंटम की चर्चा करें, मोमेंटम की, तो P बराबर mv देख सकते हैं। मोमेंटम की चर्चा करें तो P बराबर mv देख सकते हैं। आपके पास वेलोसिटी की m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगी, और सारी इस फ्रेम में देखेंगे। ये मान लेता हूँ मैं कोई के फ्रेम मान लेता हूँ, तो के फ्रेम में अपन सारी चीज़ को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, वेलोसिटी को देखेंगे, एक्सीलेशन को देखेंगे, और आपके पास फोर्स को देखेंगे। उसी प्रकार आपके पास किसको देखेंगे, मोमेंटम को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये क्या हो गई, एक फ्रेम हो गई। ठीक है, अब फ्रेम हो गई, तो फ्रेम पे मैंने बोला कि पार्टिकल की सारी चीज़ें डिपेंडेंट करेगी, इस फ्रेम पे डिपेंड करेगी। अगर ये स्टेशनरी है फ्रेम, अगर फ्रेम क्या है आपके पास, स्टेशनरी, रुकी हुई है, रुकी हुई है, ये आपके पास अगर फ्रेम रुकी हुई है तो आपके पास क्या होगा, पार्टिकल भी रुका हुआ होगा, क्योंकि उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की मोशन को अपन देख रहे हैं। ठीक है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही पार्टिकल की मोशन को देख रहे हैं। अगर फ्रेम चल रही है,
चल रही है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से फ्रेम चल रही है, तो आपका पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी अपन किस में मान रहे हैं, पार्टिकल की उस फ्रेम पे मान रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी अगर इस रिस्पेक्ट में देखें, दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें, ये मान लो रुकी हुई है, ठीक है, और ये क्या चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, ये फ्रेम आपके पास v वेलोसिटी से चल रही है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने देख दिए x डैश y डैश z डैश। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट अपन ने x डैश दिए, y डैश दिए, z डैश दिए, तो क्या हो गई आपके पास, फ्रेम चल रही है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और ये मैंने माना है कि ये फ्रेम आपके पास क्या है, रुकी हुई फ्रेम है, आपके पास क्या है, रुकी हुई फ्रेम है, ये चल रही है और ये क्या है आपके पास, रुकी हुई फ्रेम है। तो इसकी इसमें अगर वेलोसिटी की पता करना है, इसमें अगर वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का यहाँ पर पता करना है, तो ये क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, डिफरेंट आएगी। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर पता करना है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को यहाँ पर पता करना है, या फिर इस फ्रेम को अगर यहाँ लगा दें अपन, ठीक है, ऐसे, और ये v वेलोसिटी से चल रही है फ्रेम, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी इस फ्रेम में पता करना है तो डिफरेंट आएगी, ठीक है, ये सेम नहीं आएगी, ठीक है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम हो जाएगी, ये कौन सी फ्रेम हो जाएगी अपने पास, एस फ्रेम हो जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट आएगी, यहाँ रुका हुआ है पार्टिकल है तो वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी इसकी देख रहे हैं, तो ये क्या है आपके पास, अलग डिफरेंट वेलोसिटी आएगी, यानी फ्रेम डिपेंडेंसी होगी पार्टिकल की, क्या होगी, फ्रेम डिपेंडेंसी होगी। और मैं एक बात करना चाहूँगा, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, एक मैं एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस का एग्जाम्पल। एक मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, एक मैं बस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बस आपके पास v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और अंदर एक व्यक्ति बैठा है, यानी ह्यूमन बैठा है, वो भी v डैश वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और एक बाहर ऑब्जर्व कर रहा है व्यक्ति है, जो बाहर आपके पास ऑब्जर्व कर रहा है किसकी वेलोसिटी, इस मैन की वेलोसिटी, वो कितने ऑब्जर्व करेगा। तो वो अपने पास क्या हो गई, ये फ्रेम क्या हो गई, अलग, और ये फ्रेम को क्या हो गई आपके पास, अलग, और ये फ्रेम क्या हो गई आपके पास, अलग, ये फ्रेम क्या हो गई आपके पास, अलग, जो ये व्यक्ति खड़ा है ये फ्रेम क्या हो गई आपके पास, अलग, और ये फ्रेम क्या हो गई, जो बस में अगर मूव कर रहा है तो ये फ्रेम क्या हो गई आपके पास, अलग। तो ये देखिएगा, सबसे पहले अपन ये ऑब्जर्व क्या करेगा, v डबल डैश वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इस पहले बस की वेलोसिटी को देख रहा है, ये किसकी वेलोसिटी को देख रहा है, सबसे पहले बस की वेलोसिटी को देख रहा है v प्लस, अब इस व्यक्ति की वेलोसिटी को देख रहा है, तो ये हो जाएगा v डैश। तो ये टोटल वेलोसिटी, अगर ये इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है, इस जो ये मैन चल रहा है इसकी वेलोसिटी को ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या है, v डबल डैश वेलोसिटी है। वो कौन सी वेलोसिटी है अपने पास, v डबल डैश वेलोसिटी है। वो कैसे होगी, इस बस की वेलोसिटी और जो व्यक्ति चल रहा है उसकी वेलोसिटी ऐड होकर इस फ्रेम में देखेगी। ये तो क्या है, स्टेशनरी फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम है, एक्स वाई जेड, और ये कौन सी फ्रेम हो गई अपने पास, ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम क्या हो गई, स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है, और ये हो गई मूविंग फ्रेम, बस v वेलोसिटी से चल रही है, s डैश हो गई, ये y हो गई, ये x हो गई, ये z हो गई, ये कौन सी हो गई आपके पास, मूविंग फ्रेम। ये आपके पास बस है जो क्या है, मूविंग फ्रेम,
ठीक है, ये मूविंग फ्रेम है और ये क्या है, रुकी हुई फ्रेम है। तो वेलोसिटी आपको इस तरीके से दिखेगी, यानी ये आपके पास ग्राउंड पे अगर ऑब्जर्व करें वेलोसिटी को, बस की वेलोसिटी को ग्राउंड पे ऑब्जर्व करें तो किस पे डिपेंडेंसी कर रही है, फ्रेम दोनों की अलग है। ये मूविंग फ्रेम है, ये क्या है आपके पास एक रुकी हुई फ्रेम है, तो वेलोसिटी आपके पास अलग आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है, उस पर बात करेंगे अपन अभी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास है, उस पर बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले है अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन ने बात कर ली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें अपन, इस फ्रेम में कोई, ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया, ये आपके पास z हो गया। अगर इस पार्टिकल की पोजीशन को अपन देखें, ये 0 0 0 पे है, ये x y z है पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप और z माइनस 0 के कैप। इसका क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसका फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, x डी एक्स अपॉन डी एक्स आई कैप, सॉरी डी टी डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी टी के कैप। तो ये वेलोसिटी हो गई, तो अपने पास कितनी आ गई है, डी अपॉन डी टी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या ली है अपन ने, आर वेक्टर लिए। और अगर पॉइंट की दूरी देखें तो x माइनस 0 लिखेंगे, और y की दूरी को क्या लिखेंगे, y माइनस 0 लिखेंगे, z की दूरी को क्या लिखेंगे, z माइनस 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा v वेलोसिटी। और ये x कंपोनेंट है तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा, ये y कंपोनेंट है तो d, ये आपके पास डी वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और ये z कंपोनेंट है तो ये कितना हो जाएगा, वी जेड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालें तो एक्सेलेरेशन, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है, तो एक्सेलेरेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन इसमें अगर डेरिवेटिव कर दें या फिर इसमें डेरिवेटिव कर दें, एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं तो इसको ही क्या कर देते हैं, 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी, 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है 2 बार जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आई कैप, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा जे कैप, ये जेड कंपोनेंट हो जाएगा कौन सा, के कैप। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय तो ये अपने पास हो गया, एक पहला पॉइंट अपन ने कवर किया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उससे रिलेटेड बात की। अब अपन करेंगे इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब देखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय फ्रेम व जड़त्वीय फ्रेम अजड़त्वीय फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखी। तो इस पे कोई पार्टिकल है और इस पे कोई भी बाह्यतम फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब बाहर का कोई फोर्स अपने पास इस पे लग नहीं रहा है, मतलब बाहर का फोर्स जीरो है। तो बाहर का फोर्स जीरो है तो क्या लिखेंगे, एफ नेट एफ एक्सटर्नल ई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या लिखेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस पे जो फोर्स क्या लग रहा है, बाह्यतम एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस पे जीरो काम कर रहा है। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, एम डी आर अपॉन डी टी लिख देंगे। एम ए लिखते हैं ना फोर्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स को ऐसा लिखते हैं। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा इसमें ज़ीरो। तो एक्सीलेशन किसी पार्टिकल का क्या होगा, आपके पास ज़ीरो होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं, जैसे ये पी एक्स वाई जेड इस पे रखा गया है, ये पार्टिकल आपके पास इस पे रखा गया है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है, तो पी पॉइंट पे रखा गया है, तो पी पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं अपन। इस पे अगर पी पॉइंट पुट करेंगे तो उस पी पॉइंट पे आपके पास क्या है, पार्टिकल की बात कर सकते हैं अपन, उस पे नेट फोर्स क्या हो गया आपके पास, इसमें जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, एक बार इसको m को जीरो में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक बार अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रीगल करेंगे तो इंट्रीगल में क्या होगा आपके पास, डी आर अपॉन डी टी। एक बार इंट्रीगल करेंगे तो कॉन्स्टेंट सी आएगा, तो नियत या कॉन्स्टेंट। तो यानी आपके पास डी आर अपॉन डी टी यानी v वेलोसिटी क्या आएगी, नियत या कांस्टेंट आएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कांस्टेंट नहीं आए, मतलब फोर्स जीरो हो नहीं, तो वो कौन सी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ न्यूटन के लॉज का फॉलो होगा, यहाँ फॉलो न्यूटन्स लॉ, यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ का फॉलो होगा। ठीक है, और वहाँ पर न्यूटन के लॉ का फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास, जिसमें आपके पास नॉन इनर्शियल के बारे में भी थोड़ा सा लिख लो। नॉन इनर्शियल, ये तो हो गया इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल में क्या करोगे, नॉन इनर्शियल फोर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें जीरो, ये जीरो नहीं होगा, नियत नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बराबर का चिन्ह है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी नेट फोर्स जो भी लग रहा है आपके पास, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट देखिएगा, ये अपन को लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, क्या लिख के आना है, एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। अगर इनर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जड़त्वीय फ्रेम है, तो उसमें क्या लिखना है कि आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपके पास नॉट इक्वल टू
जीरो होगा जब अजड़त्वीय होगा। जड़त्वीय में इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी काम करेंगे इस पार्टिकल पे, जितने भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स काम करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो हो आएगी। ठीक है, ये अपन को लिख के आना है एग्जाम में। बाई एटम फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी, और अजड़त्वीय में बाई एटम फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। ठीक है, एक टेबल सी बना सकते हैं इसमें, कोई बुराई नहीं है कि अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें दो पार्ट करके टेबल बना सकते हैं। पहली में लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और दूसरे में लिख सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसमें लिख सकते हैं टोटल फोर्सेज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एम ए वेक्टर, ये भी एक्सटर्नल होगा, तो ए एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, ए एक्सटर्नल भी क्या होगा, जीरो होगा अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी। ऐसा अपन लिख सकते हैं। दो पार्ट पूछ सकते हैं आपको कि भैया बताओ कि इनर्शियल फ्रेम व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन inertial force and non inertial force। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द, सारे जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फोर्स और नॉन इनर्शियल फोर्स। ठीक है, तो ये बातें लिख के आनी है कि जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लिखेंगे और नॉन इनर्शियल में क्या लिखेंगे। इनर्शियल फ्रेम में लिखेंगे जितने भी पार्टिकल आपको गिवन है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखे गए हैं, तो उस पर जितने भी फोर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्स जितने भी उसमें कार्यरत होंगे, जितने भी फोर्स उस पर कार्यरत होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, एम ए एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू जीरो, ए एक्सटर्नल जीरो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर टू जीरो। समाकलन करने पर, समाकलन हिंदी में बता रहा हूँ मैं, समाकलन करने पर बाय इंटीग्रल, बाय इंटीग्रल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बाय इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, बाय इंटीग्रल करने पे क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू नियत, यानी वी नियत, ऐसा लिख सकते हैं वी नियत। और इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कर सकते हैं, इनका जस्ट उल्टा कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक अपना कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, निर्देशांक, निर्देशांक रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन।
पहला टॉपिक है इसमें जो यूज़ लेना है अपन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस involving transformation involving ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है अपन को, एक अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेनी है, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया। ठीक है, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया। ठीक है, और नेक्स्ट अपन ने एक फ्रेम ऑफ और ले ली है थोड़ी डिश। ठीक है, ऐसी कोई फ्रेम ले लेते हैं अपन नीचे से। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ओ डैश ले लेते हैं। और यहाँ पर अपने पास पॉइंट है आर वेक्टर, यहाँ पर अपने पास पॉइंट है इसका आर डैश वेक्टर। ठीक है, आर डैश वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर। और इन दोनों फ्रेम के बीच में जो दूरी है ओरिजिन से, ये दूरी है आपके पास कितनी, आर ओ वेक्टर। ठीक है, तो अपन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट का कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक फ्रेम मैंने ले ली एस और एक फ्रेम मैंने ले ली एच डैश। ठीक है, तो इस फ्रेम में और इस फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, दोनों फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा, ये अपन को बात करनी है। इसके दोनों फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा। इस फ्रेम में आर वेक्टर ले लिया, इस फ्रेम में क्या ले लिया अपन ने, आर डैश वेक्टर ले लिया। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर वेक्टर नॉट ले ली। ठीक है, इस फ्रेम के बीच में डिस्प्लेसमेंट का क्या अंतर रहेगा, क्या रोल रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, इस पे अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम अपन एकदम अच्छे से बना लेते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसमें। तो देखिएगा, डायग्राम में थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं अपन। थोड़ा सा ऊपर बना लें इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लें। ये पॉइंट हो जाएगा पी एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास ऐसा कुछ, ये हो जाएगा आर डैश वेक्टर, ये हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी आर वेक्टर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर नोट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। तो आर डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो क्या कहता है अपने पास कि अगर अपन चलें, दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हैं तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। ये मान लिया अपन ने आर नोट वेक्टर, आर डैश वेक्टर, और ये डिस्टेंस ले लिया अपन ने आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर आपके पास बराबर हो जाएगा आर डैश वेक्टर के प्लस आर नोट वेक्टर के। ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या कहता है, एक ट्राइंगल लो होता है। इसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं वाई जेड एक्स। इसमें क्या कर देते हैं, एक्स डैश, वाई डैश और ये जेड डैश। नोट कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी।
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी। और ये हमेशा नियत रहेगी। ये फ्रेम अगर इतनी आगे बढ़ी हुई है तो ये फ्रेम उसके बाद में उतनी ही आगे बढ़ी रहेगी, तो ये दूरी क्या रहेगी, नियत होगी टी के सापेक्ष, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज। ये दूरी आपके पास कभी भी चेंज नहीं होगी, कैन नॉट चेंज। तो ये जीरो हो जाएगा, तो डी आर वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें जो वेलोसिटी होगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी होगी यू डैश, और ये वेलोसिटी होगी, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी, वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी, वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो अगर अपन डिस्प्लेसमेंट में अगर रिलेशन निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सेलरेशन। मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ही आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये बात ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट से ही आपके पास क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट से ही आपके पास वेलोसिटी बनती है, और वेलोसिटी से के डेरिवेटिव करने पर आपके पास एक्सीलरेशन बनता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा। इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले मैं लिखवा देता हूँ। इस प्रकार केवल स्थानांतरित निर्देश तंत्र एस डैश में कण की स्थिति भिन्न भिन्न प्रेक्षित होगी, मतलब कण की स्थिति भिन्न भिन्न देखी जा सकती है, प्रेक्षित हो सकती है। ठीक है, परंतु उनके जो वेलोसिटी का मान है, मतलब उनके वेग व त्वरण के मान एकदम बराबर होंगे। वेग व त्वरण निर्देश तंत्र एस में वेग इसमें मापेंगे, वेग व त्वरण इसमें नापेंगे। ठीक है, और वेग और त्वरण इसमें नापेंगे, वेग व त्वरण इसमें नापेंगे, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर ही आएंगे। ठीक है, ये था अपना पहला पॉइंट जिसमें अपन ने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अपन इसमें इसको किसी एंगल से रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको किसी एंगल से रोटेट करेंगे, मतलब ये आपके पास एक फ्रेम ये है, दूसरी फ्रेम को इसी पे बनाएंगे किसी एंगल से रोटेट करके। थीटा से रोटेट कर दिया तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो एक्स क्या हो गया आपके पास, थीटा से रोटेट हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे थीटा से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा वाई, तो वाई डैश भी क्या हो जाएगा, थीटा से रोटेट। इसको भी थीटा से रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा से रोटेट होके जेड डैश हो जाएगा। तो एस इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसमें किसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी एंगल से रोटेट कर कर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं। थैंक यू।